हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसकी तुलना आप ह्यूमन सोल से कर सकते हैं। आप लोग तो जानते हैं कि अगर इस बॉडी से सोल यानी आत्मा को निकालकर बाहर कर दिया जाए तो लोग उस शरीर के साथ क्या करते हैं? जी हाँ, नष्ट कर देते हैं। इस शरीर का कोई काम नहीं शेष बचता है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की सोल क्या है? अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक में पीछे चलिए और अपने उन स्कूल के दिनों को याद कीजिए जब आप छोटे थे और वहाँ पर आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह वगैरह पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस आपको लर्न कराई जा रही थी। जी हाँ, मैं उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम है वर्ब। जी हाँ, क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो वर्ब है यही वास्तव में इंग्लिश ग्रामर की सोल है? और मैं आज से इस वीडियो से शुरुआत कर रहा हूं वर्ब की वो छोटी सी छोटी जानकारियां और छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सारी जानकारियां आपको देने जा रहा हूं। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैं वर्ब नामक इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूं और फिर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ को पूरा का पूरा देखा तो निश्चित ही आप एक इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करेंगे। तो चलिए यहाँ से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो सीरीज को क्या नाम दिया है, जरा देखिए यहाँ पर, द वर्ब द सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, यही वो टॉपिक है, यही वो चीज़ है जो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश सेंटेंसेस की सोल होती है। जी हाँ, अगर इस वर्ब को किसी भी सेंटेंस से अलग कर दिया जाए तो बस उस सेंटेंस का वैसा ही हाल होता है जैसा एक बॉडी का बिना सोल के होता है, अर्थात वो सेंटेंस किसी काम का नहीं होता, वो सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बतला देना चाहता हूं कि ये वीडियो सीरीज़ बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है ये सारी के सारे जितने भी वीडियोज़ इस सीरीज़ में आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये वर्ब क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये वर्ब क्या है। व्हाट इज अ वर्ब? सबसे पहले तो आप ये जानो कि आखिर ये वर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझिए। तो कॉन्सेप्ट को जानने के लिए सभी को मालूम है कि आपको कम से कम एक या दो डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, उसी में सारे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। चलिए मैं जल्दी से पढ़ता हूँ डेफिनेशंस, मैंने एक या दो डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं और अच्छे से आप पढ़िए और समझिए कि आखिर इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग वर्ब क्या है। देखिए जरा, अ वर्ब इज अ वर्ड or a group of words that is used to indicate that something happens or exists। अच्छे से देखिए जरा इसका क्या मतलब हुआ। a verb means कोई एक क्रिया, एक ऐसा शब्द होता है या एक ऐसा शब्द समूह होता है जिसका प्रयोग किया जाता है इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए। क्या इशारा करने के लिए? दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट, यानी कि कुछ हो रहा है या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है यानी अस्तित्व में है। अभी और एक्सप्लेन करूंगा। चलिए दूसरी डेफिनेशन जरा देखते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन। इसका अच्छे से मतलब जरा समझिए। एक क्रिया एक ऐसा शब्द होता है या एक ऐसा शब्द समूह होता है जो इशारा करता है किसी फिजिकल एक्शन की ओर, यानी फिजिकली किसी क्रिया को परफॉर्म करना, यानी शारीरिक रूप से हम किसी क्रिया को जब करते हैं, किसी काम को करते हैं तो वही फिजिकल एक्शन होता है, या फिर अ मेंटल एक्शन को इंडिकेट करने के लिए। मेंटल एक्शन का मतलब ऐसे एक्शंस जो आपके दिमाग के अंदर अंदर चलते रहते हैं, या फिर और अ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी भी अवस्था में होने की बात को प्रकट करने वाला वर्ड, और वो वर्ड्स होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, यानी जो स्टेट वर्ब्स होती हैं उन्हें स्टेट ऑफ बीइंग कह सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, इसका मैं टोटल निचोड़ आपको बतलाने जा रहा हूं कि आखिर ये वर्ब होती क्या है। तो भाई बहुत ही सिंपल सी बात है कि वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो कुछ होने की ओर इशारा करे। अब वो होना चाहे फिजिकली किया जा रहा हो या मेंटली किया जा रहा हो, ठीक है ना, बस उसी को हम वर्ब कहते हैं। जरा देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। रन, टॉक, सिट,
रीड, राइट, स्लीप, ये सारे के सारे फिजिकल एक्शंस को डिनोट करते हैं। फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल एक्शन को डिनोट करते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे एक्शंस हैं जिन्हें फिजिकली किया जाता है, फिजिकली परफॉर्म किया जाता है। बट यहाँ पर देखिए लव, हेट, एनवी, बिलीव, ट्रस्ट, फील, ये सारे के सारे मेंटल एक्शंस हैं, यानी ये सब दिमाग के अंदर ही अंदर ये सारे के सारे एक्शंस होते हैं। तो इन्हीं सारी की सारी वर्ब्स एंड स्टेट ऑफ बीइंग को भी डिनोट करने वाली वर्ड्स हैं ये इज, एम, आर वगैरह वगैरह। इन सबको मैं आगे चल करके आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये वर्ड्स ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम क्रिया कहते हैं, क्योंकि ये शब्द सारे के सारे कुछ ना कुछ होने की ओर इशारा करते हैं। अब ये तो हो गया कि आखिर ये वर्ब क्या होती है, तो आपने समझा और अभी तक आप लोग जानते भी होंगे कि ये वर्ब क्या चीज़ होती है, लेकिन फिर भी मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। तो मैं हर चीज़ को, यानी बिल्कुल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें मैं आपको यहाँ पर बतलाने जा रहा हूँ। किसी भी एक चीज़ को छोड़ने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलिए, पते की बात ये है, देखिए आपके सामने कि ये जो वर्ब्स होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। जी हाँ, यहीं से आपकी समस्याएं शुरू होती हैं। जब आप सही ढंग से वर्ब्स को क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं और जानते नहीं हैं, छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है उनकी मीनिंग्स को जब आप नहीं जानते हैं, तो फिर आप थोड़े से हायर लेवल पर जाकर के हमेशा ही फंस जाते हैं। तो ज़रा एक व्यू ले लीजिए और साथ ही साथ इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने ये सब कुछ बनाया है, अपने हाथ से बनाया है और इनको मैंने अपने तरीके से कैटेगराइज किया है। ज़रा देखिए कि ये जो वर्ब होती है, वर्ब का मतलब वही कुछ होना। ये होना कितने प्रकार का होता है, अच्छे से देखिए। ये होना दो प्रकार का होता है, एक तो फाइनाइट होना होता है और एक नॉन फाइनाइट होना होता है। भाई ये क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मैं आपको अगली स्लाइड में बतलाऊंगा कि आखिर ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बतलाऊं कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, क्या गुण होते हैं इनके, सारे सारे फीचर्स मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा मैं चाहता हूं कि आप लगाएं कि आखिर ये वर्ब्स और इनका संसार कितना बड़ा होता है। तो देखिए जरा, वर्ब यानी टू बी, यानी होना, कुछ भी होना, ये जो होना होता है ये इतने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो एक फाइनाइट वर्ब, इसकी हिंदी क्या होती है मैं आपको चलकर बतलाऊंगा आगे, लेकिन हिंदी मतलब के चक्कर में तो आप पढ़िए नहीं, आप समझिए और कॉन्सेप्ट समझिए कि आखिर ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। लेकिन इससे पहले आप ये जानो कि ये फाइनाइट वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। देखिए, एक होती है लेक्सिकल वर्ब और दूसरी वर्ब होती है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। अच्छा, ये फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अच्छे से आप जरा समझ लीजिए कि ये लेक्सिकल वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं। तो लेक्सिकल वर्ब्स को मैंने यहाँ पर क्लासिफाई किया है। पहली होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। दूसरी होती है मोनो ट्रांजिटिव, दूसरी नहीं है एक्चुअली, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स के ही पार्ट्स हैं। देखिए, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, फिर ये ट्राई, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब, फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये टर्मिनोलॉजी आपको हमेशा ही परेशान करती है। तो भाई आप लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को आगे चल करके देखते चलिए, पूरी पूरी वीडियो सीरीज को ही आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर इन छोटी छोटी बातों को जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बहुत कुछ मज़ा भी आने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। अब इसके आगे देखिए आप यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, आपको आगे चल करके मैं ये सारी की सारी चीज़ें, एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब, कॉपुलर वर्ब, ये तो चार प्रकार की लेक्सिकल वर्ब्स हो गई। फिर ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं, मीन्स सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में ये सारे यूसेजेस आपको मैं बतलाऊंगा। फिर मॉडल ऑक्सिलरीज 11 या 12 प्रकार की जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। फिर इसके बाद मार्जिनल ऑक्सिलरीज, 3 या 4 प्रकार की मार्जिनल ऑक्सिलरीज होती हैं। ज़रा आप गौर करिए, केवल और केवल फाइनाइट वर्ब अकेले पढ़ाने में ही मेरे को कम से कम 5 या 6 वीडियोस, अरे सॉरी, अगर मैं मॉडल वर्ब्स आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो ये जितने भी 12-13 प्रकार की मॉडल वर्ब्स होती है ना, हर एक मॉडल पर कम से कम 1 या 2 वीडियोस तक बन जाएंगे। तो ये सब कुछ एक बड़ा लेंदी प्रोसेस है, मेरे साथ बने रहेंगे तो वर्ब से रिलेटेड फिर कभी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। चलिए, अच्छा अब दूसरी तरफ देख लेते हैं कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। इन्फिनिटिव, भाई बहुत ही लेंदी टॉपिक है। इन्फिनिटिव जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें ही 4-5 वीडियोस। इसी प्रकार से जेरंड एंड पार्टिसिपल्स भी 3 प्रकार के होते हैं। भाई
ये सब कुछ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरे साथ आप बने रहेंगे, प्रॉमिस करिए। चलिए अब हम अगली स्लाइड में ये जानते हैं कि आखिर ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, और फिर अगली स्लाइड में ये जाने कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो आपने अभी तक जाना ना कि ये वर्ब क्या होती है। वर्ब कोई भी एक ऐसा शब्द जो कुछ घटित होने की ओर इशारा करे, यानी कुछ होने को ही हम वर्ब कहते हैं। और चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो होना है ये दो प्रकार का है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं और आ जाइए यहाँ पर देखिए। लेकिन भाई उससे पहले आपको एक और चीज़ जाननी पड़ेगी, और वो चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वर्ब से ही रिलेटेड है, यानी उस क्रिया नामक शब्द से ही रिलेटेड है कि ये जो वर्ब्स होती हैं ना, इनके अपने अपने नेचर होते हैं और नेचर के अकॉर्डिंग ही वो सेंटेंस में फंक्शन करती हैं। और इनमें इतने छोटे छोटे रूल्स छुपे होते हैं, इस नेचर के अकॉर्डिंग उन सभी वर्ब्स के अपने अपने यूसेजेस होते हैं। तो ज़रा आप ये भी देख लीजिए, आपको सब कुछ जानना ज़रूरी है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ज़रा, डायनामिक वर्ब्स क्या हैं, इनका नेचर क्या होता है, आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये स्टेट वर्ब्स क्या हैं, इनका नेचर क्या होता है, तभी आप इनका सही प्रयोग कर पाएंगे जब इनके बारे में आप डिटेल्ड जानकारी रखेंगे। और ये सब कुछ बड़ा ही लेंदी है भाई। जरा यहाँ पर देखिए, मैंने 12 प्रकार के नेचर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन क्रियाओं के अलग अलग खूबियों से भरे हुए। इन सभी टॉपिक्स पर आपको कम से कम एक एक वीडियो देखने को मिलेगा। एक लंबा प्रोसेस है ये। चलिए अब जानते हैं हम यहाँ पर ये कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। सो देखिए यहाँ पर फाइनाइट वर्ब क्या होती है, मैंने ये बताने का प्रयास किया है। अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ध्यान दीजिए इसमें क्या कहा जा रहा है। एक फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो बदल जाती है। किसके अनुसार बदल जाती है? अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के नंबर यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, और साथ ही साथ पर्सन के अकॉर्डिंग जो क्रिया बदल जाती है। साथ ही साथ एक चीज़ और भी है, एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में एक टेंस होता है, हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक टेंस होता है, और अगर टेंस बदलने पर जो क्रिया बदल जाए उसी वर्ब को ही हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जरा अच्छे से पढ़िए और देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ही प्लेज क्रिकेट। अब जरा देखिए इस सेंटेंस में क्या है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, वर्ब है प्लेज, यानी कि कोई व्यक्ति है जो एक एक्शन कर रहा है, एक काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो जरा पता लगा लेते हैं ये फाइनाइट वर्ब है या कुछ और है। फाइनाइट वर्ब होगी अगर, तो ये बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? अकॉर्डिंग टू द नंबर। अब नंबर सब्जेक्ट का है सिंगुलर, यानी ही लिखा हुआ है, सिंगुलर नंबर है। अगर यहाँ पर आप इसे दे कर देंगे, क्या दे, ओके, तो इसका नंबर चेंज हो गया, ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया। अब जरा बताइए, क्या यहाँ पर हम दे प्लेज ही कर सकते हैं? क्या दे प्लेज? नहीं। अब आप जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी होती है, उसमें एस या ईएस नहीं लगाना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस प्लेज में से इस प्ले को केवल रखेंगे, बस केवल क्या होगा? दे प्ले क्रिकेट। इसका मतलब ये हो गया कि ये वर्ब चेंज हो रही है। अगर ये वर्ब चेंज हो रही है सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, तो फिर इसे ही हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जरा पर्सन भी चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का पर्सन क्या है? ये है, ये भी है थर्ड पर्सन और ये भी है थर्ड पर्सन। चलिए इसको अब हम चेंज करके देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन में या सेकंड पर्सन में भी आप चेंज करके देख लीजिए। तो आई के साथ आप क्या करेंगे? प्लेज ही लगाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे, आप केवल प्ले लगाएंगे। आई प्ले क्रिकेट, राइट? ऐसा ही आप लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्ब चेंज हो रही है। दूसरा सेंटेंस जरा देखिए, दिस इज अ बुक। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह एक किताब है। अब यहाँ पर देखिए कि इज नाम की ये जो वर्ब लगी हुई है, अब देखिए इसका सब्जेक्ट है दिस।
अगर कोई वस्तु हमारे पास में रखी होती है उसकी और अगर हम इशारा करते हैं तो फिर क्या होता है, दिस इज अ बुक हम कहते हैं, तो आप देखिए कि दिस आता है सिंगुलर नंबर के लिए, और अगर हम पास में ही रखी हुई चीज़ों की ओर अगर हम बताते हैं और प्लूरल नंबर में कहना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे दीज, इसका प्लूरल हो गया, ठीक है ना। तो दीज के साथ क्या इज लगाएंगे, नहीं, अब ये वर्ब भी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। दीज ये प्लूरल नंबर में, दीज आर बुक्स, आप यहां पर क्या लिखेंगे, दीज आर बुक्स, राइट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट का अगर हमने यहाँ पर नंबर चेंज किया तो ये जो वर्ब है ये चेंज हो गई। अब ये अगर चेंज हो रही है तो इसी को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। एक और सेंटेंस है, ही लव्स सिंगिंग। अब यहाँ पर दो वर्ब्स हैं भाई, यहाँ पर तो एक वर्ब है लव और दूसरी है सिंगिंग, ये भी किसी एक्शन को डिनोट करती है, ठीक है, और ये वास्तव में आपके मेंटल एक्शन को डिनोट करता है, तो दोनों ही वर्ब्स हैं। अब जरा देखिए इन दोनों क्रियाओं में से जो क्रिया बदल जाए, हमें बदलना पड़े किसके अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार और टेंस के अनुसार, तो अगर हम इन्हें टेंस के अनुसार बदलेंगे तो जरा देखिए यहाँ पर मैं जरा इसको इरेज कर देता हूँ जल्दी से और फिर मैं आपको इनके कुछ एग्जाम्पल्स और करके बतलाता हूँ। देखिए जरा यहाँ पर लिखा है ही लव्स, अब अगर इसका आप नंबर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, जरा देखिए, अगर आप इसका नंबर चेंज कर देंगे तो ही का आप दे कर दीजिए, प्लूरल नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा दे, या फिर इसका आप क्या करें, इसका नंबर के साथ साथ इसका पर्सन भी चेंज कर दीजिए, तो चलिए यहाँ पर वी आ गया, ठीक है ना, हमने इसका पर्सन भी चेंज कर दिया, नंबर भी चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लव्स सिंगिंग में कौन सी चेंज होगी, अगर हम यहाँ पर लव और सिंगिंग यहाँ पर बनाए रखें तो आप जरा सोचिए, आप तो जानते हैं कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो फिर हमें वर्ब क्या करनी पड़ेगी, ये देखिए लव, लव्स नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे, आप केवल और केवल इस एस या ई एस को हटाएंगे, यानी ये वर्ब तो बदल रही है बट सिंगिंग को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सिंगिंग है ये कोई दूसरी वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। अब वो कौन सी वर्ब है, चलिए मैं आपको आगे बतला देता हूँ कि इसे ही हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब, ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, अ नॉन फाइनाइट वर्ब is a verb that has nothing to do with the number or person of the subject or the tense of the sentence। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये मेरी अपनी बनाई हुई डेफिनेशन है भाई, ये शायद आपको कहीं ना मिले, तो ये मैंने ही बनाई हुई है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अ नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है that has nothing to do with, नथिंग टू डू विद का मतलब होता है कोई संबंध ना होना या कोई लेना देना ना होना, किससे, द नंबर और पर्सन और टेंस। ध्यान दीजिए कि एक ऐसी क्रिया जिसका न तो सब्जेक्ट के नंबर से कोई लेना देना होता है, न ही उसके पर्सन से लेना देना होता है और न ही उसके टेंस से कोई लेना देना होता है, ठीक है ना। अर्थात ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन या टेंस के अनुसार, अगर सेंटेंस में जो टेंस है उसके अनुसार जो नहीं बदलती हैं उन्हें ही हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर एग्जांपल्स जरा देख लीजिए, ही वांट्स टू गो टू सी हिज सिस्टर, ही वांट्स वह चाहता है, टू गो जाना चाहता है, टू सी मिलने अपनी बहन से, वह अपनी बहन से मिलने जाना चाहता है, ठीक है, या वो अपनी बहन को देखने जाना चाहता है। अब आप देखिए यहाँ पर एक वर्ब तो ये हो गई, देखिए जरा अच्छे से, एक वर्ब तो ये हो गई wants, ठीक है ना, दूसरी वर्ब हो गई टू गो और तीसरी वर्ब है टू सी, ठीक है, ये तीनों ही वर्ब्स हैं। अब जरा देखिए कि इन तीनों क्रियाओं में से जो क्रिया बदल जाएगी उसे तो हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब और जो क्रियाएं नहीं बदलेंगी हम उसे बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जरा देखिए हम इसका टेंस बदल लेते हैं, तो टेंस अगर हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, ही वॉन्ट्स और टू वेंट करें क्या, ही वॉन्ट्स टू वेंट, ही वॉन्ट्स टू वेंट। अब आप इतना तो अच्छे से आप जानते ही होंगे कि आप ऐसा तो लिख नहीं सकते कि ही वॉन्ट्स टू वेंट, ठीक है ना, वह जाना अब ये जो टू है ये इन्फिनेटिव होता है और इन्फिनेटिव के साथ में हमेशा ही क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भाई। ध्यान दीजिए इन्फिनेटिव जब भी होगा क्या होगा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ही वॉन्ट्स टू गो ही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ही वॉन्ट्स टू
गो। इसी प्रकार से ये भी इन्फिनेटिव है इसके, और ये भी नहीं चेंज होगी। टू के साथ में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी पड़ेगी। क्लियर? तो इसका मतलब है कि इसी वर्ब को चेंज करना पड़ेगा और सेंटेंस क्या बनेगा? ही वांटेड टू गो। अगर आप इसे, ये सिंपल प्रेजेंट है, इसको आप सिंपल पास्ट में बदलेंगे तो इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको रखनी पड़ेगी, तब इसका टेंस बदलेगा। जी हाँ, तो इसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ओके, और ऐसी जो क्रियाएं होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, अब यहाँ नंबर भी अगर चेंज हो जाए तो इनको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही आप यहाँ पर दे कर दीजिए या इनका पर्सन चेंज कर दीजिए, यू, ठीक है ना, इनका कुछ भी आप चेंज कर दीजिए, इन क्रियाओं की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बस इन्हीं क्रियाओं को कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, अच्छा, अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं भाई। आपने जाना, सबसे पहले तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि ये वर्ब क्या होती है, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको ये दो डेफिनेशंस बतलाई कि ये जो दो डेफिनेशंस मैंने आपको बतला करके और ये बतलाया कि ये जो वर्ब्स होती है या वर्ब जो होती है वो क्या चीज़ होती है। फिर इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, और यही आपको पढ़ना है। देखिए, अब आगे चल करके आज मैंने आपको ये बतलाया कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। क्लियर? अब अगले वीडियो से मैं आपको बतलाना शुरू करूंगा कि ये फाइनाइट वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, ये लेक्सिकल वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, फिर इसके बाद ये लेक्सिकल वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, इनकी डिटेल्ड जानकारी, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। फिर मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, और फिर बहुत सारे बच्चे लोग कह रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी। तो भाई यहाँ से अब मैंने क्रियाओं को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मैं किसी क्रिया को छोड़ूंगा नहीं। बहुत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात, यानी हर बात मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये जितना भी कुछ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये सब कुछ मेरी पूरी लाइफ की स्टडी का पूरा निचोड़ है जो मैं आपको एक बार में एक वीडियो में दे दूंगा। इसलिए ये सीरीज़ आपको वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करना चाहते हैं, और कॉन्फिडेंटली आप करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो भाई मेरे साथ बने रहिए, और अगला जो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा या जो बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? मैंने आपको बतला दिया कि आपको मैं फाइनाइट वर्ब्स कितनी प्रकार की होती हैं ये बतलाऊंगा, फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो फिर आपको अगर फाइनाइट वर्ब्स और उनके सारे के सारे क्लासिफिकेशंस को बहुत अच्छे से जानना है तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भाई। कहाँ? नेक्स्ट